साजिश की। आगरा में जिस धर्मांतरण रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया वो उतना ही नहीं जितना नजर आ रहा है। इसके तार कई देशों के साथ जुड़े हो सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और उन खुलासों में ये बात भी सामने आई कि दिल्ली से पकड़े गए इस धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान के कनेक्शन भूटान और नेपाल तक से हैं। नेपाल का नाम अभी छांगुर एंड कंपनी के साथ भी जुड़ा, वही जिसने यूपी के बलरामपुर से अपने धर्मांतरण सिंडिकेट की शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसका जाल पूरे देश में फैल गया। फिलहाल बात आगरा धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई, इस मामले में जो बड़ी खबर आ रही है पहले आपको वो बता देते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये, आगरा पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी अब तक इस मामले में 14 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिसमें सरगना अब्दुल रहमान के बेटे पर और करीबी पर शिकंजा कस रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। लंबे वक्त से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था और इसे लेकर के लगातार ये परिवार कह रहा था कि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है और इसीलिए हम धर्मांतरण करवा रहे हैं। और अब देखिए एक के बाद एक कुल 14 आरोपी पकड़े गए हैं और सबसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इसने जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई उससे उलट बहुत सारी बातें है। उसमें किसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, तो यही संभाल रहा था और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण के संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था और यही उसको प्रिंट करवाता व्यक्ति था, जो मूल रूप से रहने वाला हमारे बगल फिरोजाबाद का रहने वाला था, महेंद्र था, और वो था और इसके 2 बच्चे थे। इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। कुल मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि हरियाणा की जो हमारी यूपी है उसने ये बताया कि अब्दुल रहमान ने उसको बंधक बना रखा था और जो शादी कराता था जो काजी, वो काजी राजस्थान का रहने वाला था। वहाँ भी हम अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आगरा पुलिस ने अब तक किन किन लोगों पर अपना शिकंजा कसा है। तो सबसे पहले तो नाम आता है मुखिया अब्दुल का, जो धर्मांतरण गैंग का सरगना है अब्दुल। और इसके अलावा अब्दुल रहमान के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम जेल पहुंच चुके हैं, तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली से आगरा पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, यानी कि दिल्ली में छिपे हुए थे, आगरा पुलिस ने इनको यहां से पकड़ा है। अब्दुल रहमान का एक और करीबी जुनैद भी अरेस्ट किया गया है इस मामले को लेकर। धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट काम कर रहा था, दिल्ली से पुलिस ने जुनैद को भी पकड़ा है। जुनैद ने रोहतक की लड़की का धर्मांतरण कराया था और इसके अलावा रोहतक की लड़की से इस्लाम कबूल कराकर उसे निकाह भी कर लिया था। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं गिरफ्तारियां कितनी हुई है, कहां से हुई है और कौन कौन है। आगरा धर्मांतरण मामले में अब तक अगर बात करें तो कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगरा में धर्मांतरण का धंधा करने वाले अब्दुल रहमान पर तेजी से शिकंजा कसा जा रहा है। योगी की पुलिस ने इस केस में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने अब्दुल रहमान के दोनों बेटों और उसके करीबी जुनैद को भी गिरफ्तार किया है। यानी अब आगरा से जुड़े धर्मांतरण के नेक्सस में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई उससे उलट बहुत सारी बातें है। उसमें किसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, तो यही संभाल रहा था और ऑपरेशन गजवा हिंद चलाने वाली गैंग का सामना अब योगी आदित्यनाथ से हो रहा है। सीएम के आदेश के बाद यूपी की पुलिस धर्मांतरण के हर नेक्सस का खुलासा कर रही है। आगरा के अलावा कुशीनगर से भी 2 दिनों में 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो धर्मांतरण में लिप्त पाए गए हैं। कुशीनगर पुलिस ने हिंदू लड़कियों को बहकाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन की गैंग चलाने वाले अंगूर के खुलासे के बाद आगरा से अब्दुल रहमान और उसके बाद कुशीनगर लगातार ऐसी धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। योगी की पुलिस एक विधर्मियों को खोज कर सजा दे रही है।
संवाददाता अभिषेक राज आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वो गैंग जो कि धर्मांतरण कराने को अल्लाह का हुक्म मानता था, इस गैंग का मानना था कि अगर धर्मांतरण नहीं कराया तो अल्लाह को ऊपर जाकर के क्या चेहरा दिखाएंगे। जरा बताइए ये पूरा रैकेट कैसे काम कर रहा था और क्या क्या एक्शन अभी तक हुआ है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल जब आगरा पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी कि 2 लड़कियां जो हैं वो आगरा से गायब हैं, उसके बाद ये पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। आगरा के जो पुलिस कमिश्नर है दीपक कुमार, उनके निर्देशन में जो एडिशनल डीसीपी हैं आगरा के आदित्य प्रताप सिंह, उनको जो है लगाया गया था इस पूरे केस में। और उसके बाद कड़ी दर कड़ी इस पूरे केस को जोड़ना शुरू हुआ। ये पता चला कि इसका जो कनेक्शन है वो कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, गोवा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड से भी जो है वहां से भी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। कल अब जो इस पूरे मामले में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें 3 आरोपियों को जो और है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जुनैद और अब्दुल रहमान के जो 2 बेटे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये सारे जो लोग हैं ये एक तरीके से सिंडिकेट चलाकर जो धर्मांतरण है उसका रैकेट चलाते थे और लड़कियों को पहले सोशल मीडिया के जरिए अटैक करते थे, उनको पिन पॉइंट करते थे। इनकी एक पर्टिकुलर टीम थी जो डिसाइड करती थी कि कौन सी लड़की इस्लाम के तरफ ज्यादा प्रभावित हो रही है और उसके बाद एक स्पेसिफिक लड़के को उसके पीछे लगाया जाता था ताकि वो उससे जो है वो दोस्ती कर सके, प्रेम जाल में उसको फंसा सके और उसके बाद उसे निकाह के लिए बोले। इसी तरीके से जो रोहतक से लड़की जो है जो गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जिसको दिल्ली से अब्दुल रहमान के घर से बरामद किया गया था, इस भी कहानी को अगर आप समझेंगे तो इसमें भी आपको नजर आएगा कैसे जुनैद नाम का जो शख्स है जिसको आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ये जुनैद पहले जो लड़की है उससे कांटेक्ट करता है, सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करता है और जुनैद स्टिकर बनाने का काम करता है। और जो लड़की आप समझिए वो जोड़ी जा रही है तो तार बहुत चेहरों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके सबकी गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसा कि जानकारी अभिषेक दे रहे। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस मामले में जो और बड़ा खुलासा हुआ है वो पहले दर्शकों को बताते हैं। तो आगरा पुलिस की जांच में राजस्थान के काजी का भी नाम सामने आया है। आगरा पुलिस से जुड़े टॉप ऑफिशियल के मुताबिक अब्दुल रहमान इसी काजी को राजस्थान से बुलाकर कन्वर्टेड लड़कियों का निकाह करवाता था। पुलिस जल्द इस काजी से भी पूछताछ करेगी। पुलिस को शक है कि यह काजी भी इसी सिंडिकेट का हिस्सा है। तो यानी हिंदू लड़कियों को पहले टारगेट करना, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करना और जो काम कर रहा था, जो काम करने का तरीका था इस सिंडिकेट का वो ऐसा कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनका ब्रेन वॉश करना और फिर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मनाना और उसके बाद जबरन उनसे निकाह करना। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से अवैध धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। अब अब्दुल रहमान कुरैशी का जो असली नाम है, चलिए वो आपको बताते हैं। उसका असली नाम है महेंद्र पाल और वो महेंद्र पाल जादौन उसका नाम था। वो फिरोजाबाद जिले के गांव रामगढ़ का रहने वाला था। आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे काम किया जा रहा था। पुलिस को पता चला गैंग सैकड़ों लोगों को जबरन या प्रलोभन देकर धन परिवर्तन करवा चुका था। आगरा पुलिस से पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आगरा पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कहा कि वो स्लीपर सेल की तरह छिपकर धर्मांतरण करवाता था। कम उम्र के लड़के और लड़की को पहले वो टारगेट बनाता था, फिर उनके पीछे अपने मुस्लिम लड़के और लड़कियों को लगाता था जो उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर सकते थे। अब्दुल रहमान ब्रेन वॉश करने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबों को पढ़वाता था। इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए अब्दुल पिछले 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था। आरोप यह भी है कि वो हिंदू लड़कियों को लालच देकर मस्जिद में कलमा पढ़वाकर निकाह भी करवाता था, जिसके लिए राजस्थान से काजी बुलवाता था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाता था। अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट के तार भूटान से लेकर नेपाल तक जुड़े हुए हैं और तमाम कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। अभिषेक, नेपाल और भूटान से कैसे इस रैकेट का तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जरा ये भी जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है, इंटरनेशनल रैकेट है। इसके तार सिर्फ नेपाल भूटान ही नहीं बल्कि आप समझिए कि कनाडा, अमेरिका और इसके अलावा पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो अली है जो इस पूरे रैकेट का एक मास्टरमाइंड है, जो कि अब्दुल रहमान का बेहद खास है, कलीम सिद्दीकी का करीबी हुआ करता था, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है और जो उसने बताया है कि लश्कर के लोग भी इसमें शामिल हैं। यही कारण है कि एनआईए की जो टीम है वो भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो यूपी एटीएस है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा जो सिंडिकेट है ये बाहर से फंड करता था, यहां पे लोग उसको लॉजिस्टिक सप्लाई अप्लाई करते थे। इसके अलावा इनकी लीगल टीम थी, आईटी टीम थी और एक कंपनी के रूप में ये लोग काम करते थे, एक फैक्ट्री के रूप में काम करते थे। पहले टारगेट करते थे, टारगेट के अलावा जो इनकी टीम के मेंबर्स थे वो डिसाइड करते थे कि
कि आखिर किसको क्या काम करना है। जो रूट मैप ये बनाते थे, जिस रास्ते से जाना है, उस रास्ते पे कौन कौन जो लड़कियां हैं उनको पिक करेगा, कैसे उनकी टिकट कराई जाएगी और किस तरीके से उनको फिर आगे पहुंचाया जाएगा, इन सब की जो जानकारी है, जो रूपरेखा है, वो पहले से डिसाइड हो जाती थी। तो एक प्रॉपर रैकेट के रूप में, सिंडिकेट के रूप में ये पूरा काम करता था। अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से हम कहें तो ये पूरा एक गठजोड़ चल रहा था। इनका लश्कर का नाम निकल के सामने आ रहा है। यही कहानी है कि एनआईए जो है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। जो अहम कड़ी है इस पूरे मामले की वो अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान अभी 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, अलग अलग एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और सवाल यह है कि अब्दुल रहमान जैसे और कितने स्लीपर सेल्स हैं जो कलीम सिद्दीकी और उसके आका के इशारे पर जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट, जो जाल है, वो इंडिया में चला रहे थे। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ कर दिया गया है प्रशासन और शासन की तरफ से कि कहीं भी इस तरीके से कन्वर्जन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि इन लोगों को भी, जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे, इनको मालूम था कि यूपी में रुकना सेफ नहीं है। इसीलिए जब भी वो लड़की को ले जाते थे तो पश्चिम बंगाल या आसपास के राज्यों में रखते थे ताकि वो यूपी से दूर रहे और किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना हो। लेकिन पुलिस ने आगरा जानकारी आपने दी है। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर इस पर सामने आ रही है। अब्दुल रहमान के करीबी जुनैद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जुनैद का काला कारनामा नव भारत पर उजागर करेंगे। हिंदू बेटियों को टारगेट करने के जो तरीका अपनाया जाता था उसका खुलासा होना जरूरी है ताकि हिंदू बेटियों को यह पता चल पाए कि उन्हें टारगेट कैसे किया जाता है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। यहाँ जागरूक करने की जरूरत हिंदू बेटियों को भी है कि जब वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपना नाम छिपाकर मिलने वाले लोगों से मिलें तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। और जो तरीका है, जुनैद का काला कारनामा है, वो हिंदू बेटियों को कैसे टारगेट कर रहा था वो हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपके सामने आरोपी जुनैद का काला चिट्ठा खोल देते हैं। तो आरोपी जुनैद क्या करता था? स्टिकर बनाने का काम करता था। जुनैद की कहानी साल 2019 से शुरू होती है। सोशल मीडिया पर रोहतक की लड़की को उसने पहले ट्रैक किया। लड़की को रिफर्टेड इस्लाम नाम के ग्रुप में ऐड किया गया। इस ग्रुप के जरिए कन्वर्टेड लोगों के वीडियोस पीड़िता को भेजे जाने लगे और बताया जाने लगा कि कितना फायदा है इसमें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जुनैद की एंट्री इसी वक्त हुई और जुनैद ने पीड़िता से फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया। पीड़िता से जुनैद इस्लाम के बारे में बातें करने लगा। साल 2024 में जुनैद ने पीड़िता को शादी के लिए यानी कि निकाह के लिए बोला। नमाज पढ़ने की, कलमा सीखने की बात पीड़िता से कही। लड़की के पीछे एक लोकल मुस्लिम लड़के को भी लगाया गया जो उसे ब्रेन वॉश लगातार करता रहे। पीड़िता पर नजर रखने के लिए रोहतक में जुनैद ने दूसरे लड़के को लगाया। कुछ दिन बाद जुनैद लड़की को लेकर दिल्ली भागा। जुनैद ने लड़की को दिल्ली के एक सेफ हाउस में रखा। सेफ हाउस सरगना अब्दुल रहमान का घर था। अब्दुल रहमान के घर पर ही पीड़िता को 4 दिन रखा गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक हॉस्टल में भी भेजा गया और फिर मुस्लिम लड़कियों के बीच में रखा गया ताकि अच्छी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। ये लड़कियां जो पीड़िता को इस्लाम का ज्ञान देती थी और साथ ही आपको बताएं कि पीएफआई से संबंधित लोग भी उसी हॉस्टल में आते जाते थे। इस्लाम का ज्ञान होने के बाद उसे दूसरी जगह पर रखा गया। नहीं, इस्लाम की पूरी तालीम देने के बाद उसे शिफ्ट किया गया। जहां पर रखा गया वहां धर्म बदल चुकी लड़कियां एक साथ रहा करती थी। लगभग 8 महीने तक पीड़िता ऐसे ही प्रताड़ना का शिकार होती रही और ये बहुत जरूरी है कि हिंदू बेटियों को यह पता चले। और इस धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। रोहतक की पीड़िता के पिता ने बड़ा दावा किया कि 8 महीने तक बेटी को एक कमरे में बंद रखा गया था। बंद कमरे में सिर्फ खाना पीना दिया जाता था। पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी इस्लाम की बातें करती थी। तो बंद कमरे में रख करके ब्रेन वॉश किया गया। ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो कि या तो धर्म परिवर्तित पहले कर चुके थे या फिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी जो इस लड़की का ब्रेन वॉश कर रही थी, इस्लाम के फायदे बता रही थी, प्रलोभन दे रही थी, ब्रेन वॉश कर रही थी। और पिता का दावा यह है कि जब से वो इनके साथ में आई थी तब से ही इस्लाम की बातें किया करती थी। 8 महीने तक एक कमरे में बंद करके सिर्फ खाना दिया गया। सर, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आपकी जो बेटी है वो अब्दुल रहमान के पास पहुंची थी? सर, मेरी बेटी 12 नवंबर से घर से गायब हो गई थी अचानक से। और फिर मैंने जाकर के अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5-6 महीने उनको ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिली। तो उसके बाद फिर हम रोहतक मजिस्ट्रेट के पास गए और उन्होंने हमसे पूछा आप इस कार्रवाई से खुश हो, संतुष्ट हो? हमने मना कर दिया। जब तक हमारी बेटियां बरामद नहीं होगी तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? बोले ठीक है, अगर आगे आपकी बेटियां मिल गई कहीं तो हमें बताना, हम भी कोशिश करेंगे। हमने कहा सर ठीक है। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, हमारी बेटियां घर से नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। हम उसकी वजह से बहुत परेशान रहे। तो अब जब बेटी से मुलाकात की आपने तो बेटी ने क्या बताया, क्या कुछ बात की? बेटी से मुलाकात हुई, सबसे पहले तो वो रोने लग गई। उसके बाद उसने बताया, मैंने पूछा बेटे क्या हुआ?
बताओ हमें, अच्छी तरह से बताओ। बोली पापा हमें भी नहीं पता, लेकिन ये है इन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया है। मैंने कहाँ थे आप लोग? बोले मैं दिल्ली में थी। 8 महीने से आपकी मुलाकात या बातचीत अपनी बेटी से नहीं हुई? नहीं सर, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना कोई बातचीत हुई, ना कभी फोन आया उसका। तो इन 8 महीनों में आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या बताया आपकी बेटी ने, क्या किया उन लोगों ने, क्या कुछ बातें हुई थी? उन्होंने यही, मेरी बिटिया ने यही बताया कि मुझे एक कमरे में अलग से रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था, और कभी कभी वो आता था और खाने के लिए पूछ लेता, नहीं पूछता था, और कहता था तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, और मुझे जबरदस्ती से यही चीजें करने के लिए बोलता था।